Hi guys, so this is part 2 of lesson 5, Lord William Bentinck, Tamil Nadu class 12, Modern India. So Lord William Bentinck was the Governor General of British India from 1828 to 1835, as we already know. And in this video, we are going to study about the reforms he brought in British India. So first we are going to talk about the financial reforms he brought. So when he came, like in 1828, when he came, तब company की हालत बहुत बुरी थी. Very bad financial situation of the company. The exchequer was very weak. The state budget showed a deficit of 1 million rupees. डेफिसिट तो आपको पता ही होगा कि आपका जो रेवेन्यू है और आपका जो एक्सपेंडिचर है उसके बीच का डिफरेंस होता है. तो आपका एक्सपेंडिचर अगर आपके रेवेन्यू से बढ़ जाए, यानी मतलब आपके खर्चे आपके इनकम से ज्यादा हो जाए, तो वो डेफिसिट है. ठीक है, आप कर्ज में चल रहे हो, लोन पे चल रहे हो, तो वही दिखाता है डेफिसिट. तो जब बेंटिक आए थे 1828 में, तब स्टेट बजट डेफिसिट में चल रहा था 1 मिलियन रुपीस के. ओके, तो व्हाट ही डिड, ही रिड्यूस्ड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल ऑफिसर्स. ही सिंपली सेड कि देखो भैया, कंपनी के पास पैसे है नहीं, सबकी सैलरी कट. Also, additional staff were removed, and he also abolished system of double batta. So batta was an allowance given to soldiers who were like on active service. मान लो कोई war वगैरह में गया है शायद, तो उनके लिए होता था बट्टा. तो उन्होंने उसको भी abolish कर दिया because he felt कि पैसे नहीं है यार हमारे पास. तो जितने होता है ना, जितनी चादर है उतनी पैर पसारने चाहिए. सो वही उन्होंने किया. तो जितनी चादर और पैर पसारने का फंडा ये होता है कि जितने पैसे हो तुम्हारे पास उतने ही खर्चा करो, उतने ही शौक पालो, उससे ज्यादा मत पालो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट लॉर्ड विलियम बेंटिक डिड. सैलरीज कम कर दी, एडिशनल स्टाफ हटा दिया, डबल बट्टा एबॉलिश कर दिया. एंड after that, like because of all this reforms, when he left, like when he was going in 1835, the treasury had surplus of rupees 1.5 millions. तो आप देख रहे हो, डेफिसिट ऑफ 1 मिलियन से उन्होंने सरप्लस ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन करके गए थे वो. हैट्स ऑफ मैन, गुड जॉब. Second, we are going to talk about the administrative reforms he brought in British India. He abolished provincial courts of appeal established by Cornwallis. Cornwallis कोड में उन्होंने काफी सारी चीजें लाई थी, तो Cornwallis कोड में ये भी हुआ था कि प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील बनाए गए थे. बट बेंटिक ही abolished it, basically because these courts were largely responsible for huge areas of cases. क्या होता था कि अपील के लिए यहाँ पे चला गया, फिर केस अटक गया, तो केस रिजॉल्व ही नहीं होता था, तो बहुत सारे एरियाज हो जाते थे, बहुत सारे केसेस पेंडिंग रह जाते थे. तो इसीलिए उन्होंने इसको एबॉलिश कर दिया. और डायरेक्टर्स भी मान गए कंपनी के, क्योंकि उनके खर्चे कम हो गए, कि होता है ना, हाँ चलो भैया हटा दो, पैसे बचे रहे हमारे. सो ये हुआ, प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील को अबॉलिश किया गया. ऑल्सो बेंटिक इंट्रोड्यूस्ड लोकल लैंग्वेजेस इन द लोअर कोर्ट्स एंड इंग्लिश इन द हायर कोर्ट्स इन द प्लेस ऑफ पर्शियन. नाउ सी, पर्शियन वाज नॉट अ वेरी लाइक, इंग्लिश फिर भी बहुत जगह यूज होती थी, बट पर्शियन वाज थोड़ा लोकलाइज्ड लैंग्वेज. तो इसीलिए, बट ये लोगों को तो अपनी सुप्रीमेसी दिखानी होती थी ना ब्रिटिश को, तो उन्होंने क्या कहा था, वो लोग हायर कोर्ट्स में पर्शियन लैंग्वेज यूज करते थे, भले भले इन लोगों को समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो. ठीक है. तो बेंटिक ने क्या किया, पहली बात तो लोअर कोर्ट्स में वो लोकल लैंग्वेजेस लेके आए. तो इससे क्या होगा कि लोगों को आसानी होगी बात करने में. लोकल लैंग्वेजेस प्रमोट करना सबसे अच्छी बात होती है ना, नॉर्मल इंसान तो उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है. सो दिस वाज अ वेलकम स्टेप. एंड सेकंड व्हाट ही डिड, दैट इन द हायर कोर्ट्स he introduced English in the place of Persian. Third reform which he brought in administration was he launched revenue settlements of Northwest province. Northwest province वो सिंध वाला साइड का जो एरिया होता है, नॉर्थ वेस्ट. ओके, तो एग्जैक्टली exactly सिंध है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बस समझा रही हूँ कि उस साइड है. ठीक है. सो ही लॉन्च दिस सेटलमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ RM Bird. चिड़िया. Okay, he launched revenue settlement under the control of RM Bird, and here the settlement was like, जो period रखा जाता था वो long रखा गया, 30 years के लिए आपका वो revenue settlement रखा गया. And this would be, the settlement would be either with the tillers of the soil, जो आपका जो खेती कर रहे हैं वहां पे, या फिर with the land owners जिनकी जमीन है. So this was done.
नाउ इफ यू नो अबाउट रेवेन्यू सेटलमेंट्स, तो यहाँ पे क्या है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को थोड़ा इंकरेज किया जाता है, क्योंकि आपका अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ सेटलमेंट रखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि तुरंत तुरंत रेवेन्यू रिवाइज होता रहता है। तो लोगों को अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में लॉस हुआ, मान लो किसी टाइम बारिश नहीं हुई या किसी टाइम ड्रॉट्स आ गए, सूखा हो गया और अच्छे क्रॉप्स नहीं हुए, तो उसको मैनेज करने का टाइम नहीं मिलता था लोगों को। तो इसीलिए ये इनकरेज किया जाता था कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट्स हो वो थोड़े लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन पे हो, ताकि लोगों के पास खुद के लिए रेवेन्यू उठाने का भी टाइम हो। सो दिस इज व्हाई दिस इज वेलकम स्टेप। और सोशल रिफॉर्म्स में तो फाड़ ही दिया था सर ने। ही वाज द पर्सन हु अबॉलिश्ड सती। सती में जहाँ पे होता है ना, विडोज को एक्चुअली अपने पति के फ्यूनरल के पायर पे, मतलब वो जो चिता लगती थी अपने पति के, उसी पर औरतों को जला दिया जाता था, उनकी वाइफ्स को। तो this was abolished by Lord William Bentinck by the regulation 17th, regulation 17th, which he introduced on 4th December 1829 in Bengal, क्योंकि सिर्फ बंगाल से 800 केसेस ऑफ सती आए थे एक सिंगल ईयर में। तो सबसे पहले उन्होंने रेगुलेशन 17th बंगाल में लगाया था 4 दिसंबर 1829 को, और फिर इसको एक्सटेंड किया गया था टू मद्रास एंड बॉम्बे इन 1830। ओके, so second social reform which was brought by him was suppression of thugs. Now thugs were hereditary robbers, और इन लोगों ने नाक में दम करके रखा था लोगों के, लूटते रहते थे सबको। पीसफुल ट्रैवलर्स हैं उनको सबको लूटते रहते थे, किसी भी जगह खड़े हो जाते थे। कोई भी जो जगह है जहाँ पे ज्यादा लोग जाते हैं, लाइक पिलग्रिमेज साइट्स है, मंदिर वगैरह, तो उधर जाके वो लोग बहुत लूटपाट करते रहते थे, तो लोग बहुत परेशान थे। सो इन 1830 Bentinck sent a campaign by Sir William Slimman, and he was the main person who like played a very important role in capturing thugs, and nearly 2000 thugs were captured in 5 years. And this is why Sir William Slimman is also known as Thuggy Slimman, because he conquered the thugs. Okay, so this is also a very very like good social reform which was brought, because this brought extreme relief to people. लोगों को बहुत खुशी हुई ये suppression से। नेक्स्ट सोशल रिफॉर्म विच विल टॉक अबाउट इज प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसीलिए मैंने बोला कि बेंटिक सर ने फाड़ दिया था सोशल रिफॉर्म में। सती हटा दिया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हटा दिया। फीमेल इन्फेंटिसाइड इज व्हेन पीपल लाइक किल फीमेल्स इन द वूम, मतलब पैदा होने से पहले अगर मार देते हैं फीमेल्स को, दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड। आपको लगता होगा कि मैं बहुत नॉन इमोशनली इन चीज़ों को बोलती हूँ, लेकिन मैं इमोशंस नहीं घुसाना चाहती यहाँ पे। सी आई थिंक एवरीथिंग हैज़ अ राइट प्लेस, एंड जब हम पढ़ रहे होते हैं तो आप उस चीज़ को फील ज़रूर करिए, बट इतना मत फील करिए कि आपका जो एक्चुअल मोटिव है आप उस तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि फील करने से कुछ होगा नहीं ना। अगर एक्शन लेना है, यू नीड टू वर्क हार्ड टू गेट टू दैट प्लेस जहाँ पे आप एक्चुअली कुछ कर पाए। सो डोंट थिंक दैट आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। बस ये आपको मैं पढ़ाई की वीडियो में नहीं बताना चाहती। वील हैव अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे हम अपने इमोशंस की बात करते हैं, वहां बात करेंगे ये सब। ठीक है, ओके। सो द प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, दिस वाज लाइक severely prevalent in Rajputana, Punjab, Malwa and Kutch. So Bentinck took effective steps to prevent the ritual of child sacrifice, first at Sogar Island in Bengal. मुझे लगता है ये स्पेलिंग गलत दिया हुआ है बुक में, क्योंकि जितना मुझे पता है बंगाल के पास जो आइलैंड है उसका नाम सागर है, सौगर नहीं है। लेकिन किताब में यही लिखा था यार, देख लेना थोड़ा, ठीक है। एंड कमेंट में मेंशन भी कर देना। ऑल्सो he not only prohibited female infanticide but also declared them as punishable crime, कि ऐसा नहीं कि फीमेल infanticide रोकना तो है ही, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई अगर ये करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये पनिशेबल क्राइम है। सो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस स्टेप, आई थिंक, ऑल ऑफ देम। Next, we will talk about educational reforms. So, he introduced English education, and how was it done? Like, he first appointed a committee which was headed by Lord Macaulay, and Macaulay emphasized promotion of European literature and science through English medium, कि आप यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को इंग्लिश मीडियम के थ्रू प्रमोट करो इंडिया में। ठीक है,
और आप अगर आप इसके भावना में आप निगेटिव हो रहे हो, आप गलत सोच रहे हो इसके बारे में, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब ये सब चीजें वहां पे सोचा जा रहा था, तो आपको इंटेंशन देखना होगा। बेंटिक जब यूरोपियन लिटरेचर और साइंस के प्रमोशन को, ही वेलकम्ड द recommendation of Macaulay, because यूरोपियन लिटरेचर और साइंस वुड ओपन अप एवेन्यूज फॉर द इंडियंस। तो कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए भी अच्छा था, क्योंकि इंडियंस के पास बहुत ज्यादा ओपनड अप नहीं थे, वो लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। आई थिंक ओनली व्हेन यू नो द ऑप्शंस you can choose the best option. It may be your own culture, but you should know that what are the benefits of different cultures, and after that if you choose your own culture, then that means that your culture is the best, and you know that. So that is important, and this is why, like, we should appreciate the intention of Lord William Bentinck. He wanted that Indians should also be aware about whatever information is present in Europe. So he promoted European literature and science through English media, and for this he made English official and literary language of India through government resolution in 1835. I think that was the last year of his governor generalship. And in 1835 he also put the foundation of Calcutta Medical College. So you see, the educational reforms brought by Bentinck was really, really great. So you can remember both the things were done in 1835. The government resolution for making English official and literary language of India was also in 1835, and Calcutta Medical College was also founded in 1835. Next is the estimate of William Bentinck. I don't think this is at all required. We have really seen that he did a great job, and I don't know if he did some bad jobs also. हो सकता है कि जब स्पेक्ट्रम पढ़े तो बुरी चीजें पता चले, बट अभी जो पढ़ा है हमने, एंड आई ऑलवेज बिलीव लेयरिंग अप इंफॉर्मेशन। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि अच्छा तुम रिसर्च नहीं कर रहे हो। मैं सच में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना नहीं है। आई मीन, रिसर्च से प्रॉब्लम क्या होता है, आप ओवरलोडेड हो जाते हो इन्फॉर्मेशन के साथ, फिर आपके दिमाग से कुछ कुछ बेसिक चीजें निकल जाती हैं। सो आई बिलीव कि लेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अच्छा है। जब आप तमिलनाडु पढ़ रहे हैं तो पूरी डेडिकेशन से तमिलनाडु पढ़िए, उसमें जो जो चीजें लिखी है उसको जानिए। फिर जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो फिर हम स्पेक्ट्रम में जो जो चीजें लिखी है उसको जानेंगे, और बस इन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे। ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। आप जब क्वेश्चंस पढ़े करेंगे तो फिर आपका ज्ञान ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। एक बार में 50 किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। 200 घंटे रिसर्च करने से भी कोई फायदा नहीं है। उतनी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। जितनी चीजें बुक्स में लिखी हैं वही याद करना मुश्किल होता है यार। अभी मैं ट्रीटीज पूछ लगूं पिछले वीडियो का, तो आपको याद नहीं होगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वट एवर यूर स्टडिंग फ्रॉम विच एवर बुक, यू शुड नो दैट फुल्ली। डू नॉट गो इन टू अननेसेसरी रिसर्चेस। बुक्स पे ट्रस्ट कीजिए। जो पढ़ रहे हैं आप रिसोर्सेज, उस पे ट्रस्ट कीजिए। मैं अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है इस प्रोसेस में। ओनली व्हेन यू ट्रस्ट यू गिव योर फुल अटेंशन, एंड दैट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड। ओके, बैक टू पढ़ाई। So, estimate of William Antique में obviously he was a straightforward, honest, upright, benevolent, sensible man. Straightforward तो straight थे वो, honest थे, ईमानदार थे, और दयालु थे, kind थे, sensible थे। उन्हें issues समझ में आते थे कि सती is a problem, female infanticide is a problem, education को reform किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें what he did shows that he was sensible. He was not someone who was like taking all the benefits and all. So that is why it is said that Bentinck acted where others had talked. बाकी लोग सिर्फ बातें करते थे, ये अच्छा कर देंगे, वो अच्छा कर देंगे, but करता कोई नहीं था। इनफैक्ट दे हैड उल्टा इंटेंशन। वो अगर कुछ बोलते थे कि आपका अच्छा करने हम आ रहे हैं, तो वो एक्चुअली बुरा करने आ रहे थे। बट बेंटिक एक्टेड वेयर अदर्स हैड टॉक्ड। उन्होंने वहां एक्ट किया जहां बाकी सारे लोग बातें कर रहे थे। So after William Bentinck, we will talk about three governor generals here, क्योंकि इनके बारे में chapters allocated नहीं हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड आए थे, and he was the governor general from 1836 to 1842, and he was recalled in 1842 because of his failure in first Afghan war, which was in between 1836 to 1842. And Lord Ellenborough, he came in 1842 to end the Afghan war, and he ended it successfully. And he was the Governor General of India from 1842 to 1844. He also annexed the Sindh. Okay. And the third, Lord Hardinge, which we are going to talk about, he was the Governor General from 1844 to 1848, and he concluded Treaty of Lahore in First Anglo-Sikh War.
which was from 1845 to 1846. Now ये ट्रीटी याद रखना इजी है क्योंकि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था। इयर्स थोड़ा देख लो, 1845 टू 46, और लाहौर तो पंजाब में ही है ना, तो आपको सिख और लाहौर आप एसोसिएट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर ट्रीटी ऑफ लाहौर। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन, हमारा चैप्टर खत्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश वाज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन, पॉज द वीडियो, आई विल टेल द आंसर। 1835 हम लोगों ने देखा था, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1835 से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंग्लिश को ऑफिशियल एंड लिटरेरी लैंग्वेज बनाया था ब्रिटिश इंडिया का। ऑल्सो इसी साल इन 1835 आपका कैलकाटा मेडिकल कॉलेज को भी फाउंड किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एबॉलिश्ड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ये नहीं आंसर कर दी मैं यार, ये क्या है बेबी क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक है, अब पता ही है, ये तो चैप्टर पढ़ रहे इसी पे, ठीक है। ओके और देखो यार, क्वेश्चंस मैं बनाती नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, मुझे नहीं आता अभी के लिए, तो मुझे नहीं आता, बाद में शायद सीख जाऊँ, लेकिन अभी मुझे क्वेश्चंस बनाने नहीं आते। सो जो तमिलनाडु की बुक में ना लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं, सो आई यूज दैट फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Next question is the Vellore mutiny broke out in the year. Which year is it? Tell me. शुरू में याद था, देखो याद करो, फर्स्ट जब हम लोग बात कर रहे थे विलियम बेंटिक के बारे में, तो एक म्यूटिनी हुई थी जिसकी वजह से बेंटिक को रिकॉल कर लिया गया था, वही था वेलोर म्यूटिनी। ये कब हुई थी? इन द ईयर, पॉज द वीडियो, 1806, ओके। 1806 में आपका वेलोर म्यूटिनी हुई थी, जिसके बाद बेंटिक को रिकॉल कर लिया गया था, बट बिकॉज ऑफ हिज गुड जॉब्स उनको गवर्नर जनरल भी बनाया गया 1828 से 1835 के लिए। Next is the in the military department, Lord William Bentinck abolished the system of। अब ये ना fill in the blanks था यार, अब मुझे ऑप्शन बनाना नहीं आया। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, fill in the blanks के लिए भी मैं MCQ का वो ऑप्शंस बना देती हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं आया कि क्या सिस्टम्स दे दूं मैं बना के, तो पॉज कर लो वीडियो, मैं आंसर बोल देती हूँ। So the answer is double बट्टा, जो बट्टा जो आपको सोल्जर्स को दिया जाता था who were in active services. So Lord William Bentinck abolished double बट्टा. Also बाकी और क्या क्या किया था उन्होंने financial reforms में? He you know, I think reduced the salaries and allowances of all officers. Then he removed the वो एडिशनल जो भी लोग थे ऑफिसर्स थे उनको हटाया था, एडिशनल मेंबर्स को, और ये किया था, एबॉलिश किया था डबल बट्टा को। ये उनके 3 फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। बहुत इजी है, तो फिर भी आप पॉज कर लो वीडियो। ओके तो यहाँ पे आप देखो, लॉर्ड मैकॉले, मैकॉले कौन से थे? वो लॉ मेंबर, जो याद है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में लॉ मेंबर ऐड किया गया है गवर्नर जनरल काउंसिल में। सो फर्स्ट लॉ मेंबर वाज लॉर्ड मैकॉले। एंड वीरा राजा, वो गंदा राजा जो लोगों पे बहुत अत्याचार करता था, मेल रिलेटिव्स को मार देता था, सो दैट राजा इज ऑफ कुर्ग, ठीक है। और विलियम स्लीमैन, ठगी स्लीमैन है ना, जिन्होंने सप्रेशन ऑफ ठग किया था, तो ठग्स के लिए इनका ए है। और रंजीत सिंह, ये तो पंजाब के रूलर थे। सो द मैच द फॉलोइंग इज डन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।